जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन, प्रोग्राम बदलता दौर में एक बार फिर से आपका स्वागत। प्रोग्राम बदलता दौर में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम किसी न किसी पर्सनैलिटी से आपको हर सप्ताह रूबरू करवाते हैं और किसी डिसेबिलिटी इशू पर हम चर्चा करते हैं। कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें भी समझ नहीं आती है और हमारा वो फर्ज बनता है कि हम उन चीजों को डिटेल समझें और उसके बारे में लोगों को जागरूक करें। उसके लिए जरूरी होता है उसी फील्ड के किसी गेस्ट को बुलाना जो उस चीज को समझ सके और उसके बारे में बता सके। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है यार हमारी प्रॉब्लम्स तो बहुत कम है और इस क्षेत्र में काम होने की ज्यादा जरूरत है। बहुत सारे लोगों का ध्यान इस चीज की ओर अट्रैक्ट करने की हमें बहुत जरूरत है। इसी श्रृंखला में आज का हमारा शो है। आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान है। हमारे साथ अनुभा महाजन जी हैं जो क्रॉनिक पेन की हेड हैं, फाउंडर हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्रॉनिक पेन इंडिया। बिल्कुल, ऑब्वियसली। हाँ जी, क्रॉनिक पेन इंडिया, क्रॉनिक पेन इंडिया की फाउंडर हूँ जी। हाँ जी। थैंक यू दानिश, पहले तो इनवाइट करने के लिए, और थोड़ी सी एक्साइटमेंट है मुझे क्योंकि मैंने आपके शोज सुने हैं और मैं आपकी फैन हूँ। ग्रेट। तो कुल मिला के मुझे आज ये पता लगा मेरे शो को कम से कम एक शख्स तो सुनता है। नहीं, काफी शख्स सुनते हैं मैं बोल सकती हूँ ये। तो अनुभा जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो हमें थोड़ा सा अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताएं। आप भी हाँ जी। आपको भी क्रॉनिक पेन है। तो ये एक्चुअली हाँ क्रॉनिक जी। पेन बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है इसमें। तो सबसे हाँ पहले तो जी। हमें सबसे पहले बताएं दो चीजें। एक तो ये क्रॉनिक पेन क्या होती है और एक हाँ। अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं और कब ये आपने ऑर्गेनाइजेशन शुरू की। तो पहले तो मैं क्रॉनिक पेन पे आती हूँ। क्रॉनिक पेन ना एक सिम्टम है जो काफी सारी बीमारियों का सिम्टम है। अगर आप चाहे डिसेबिलिटी, हमारी करंट आरपीडी एक्ट में डिसेबिलिटीज में जो ऑलरेडी एडेड है उनमें देखें, रेयर डिजीजेस में देखें, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में जाए, किधर भी जाए, क्रॉनिक पेन बहुत सारी लंबे समय पे चलने वाली बीमारी यानी क्रॉनिक इलनेसेस का एक मेन की सिम्टम है काफी लोगों के लिए। और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 20 से 30% हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो उससे सफर करती है। और हमारी जो इंडियन स्टैटिस्टिक्स बताती है, जो थोड़ी बहुत एक दो स्टडीज डॉक्टरों ने करी हुई है, उससे जो हमें स्टैटिस्टिक्स मिलती है, क्योंकि हमारी खुद की उसमें तो कोई डाटा एनालिसिस है नहीं, कोई स्टैटिस्टिक्स है नहीं, आधी से ज्यादा ये बीमारियां रिकॉग्नाइज भी नहीं है हिंदुस्तान में। तो उन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 20 to 25% पॉपुलेशन हिंदुस्तान की भी सफर करती है। अब मैं अपने पे आती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अनुभा महाजन है। मैं डेंटिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, लेकिन मुझे एक रेयर न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो इनविजिबल डिसेबिलिटी भी कहलाती है, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम। मैंने क्रॉनिक पेन इंडिया असलियत में 2017 में चालू किया था। मैं एक बार अपनी एक्सरसाइजेस के लिए मैं एक जिम में जाती थी और वहां पे योगा करते हुए एक लड़की मेरे पास आई क्लास के बाद, एंड उसको फाइब्रोमाइल्जिया था और उसने किसी ने बताया था कि इस जिम में एक लेडी आती है जिसको क्रॉनिक पेन है, तो शायद आप उससे बात कर सकते हो, आपको आंसर्स मिल जाए। उस लड़की से बात करने के बाद मुझे एक तो पहली बार जिंदगी में मैं एक दूसरे इंसान से बात कर रही थी जिसको क्रॉनिक पेन है। ठीक है, बीमारी अलग है लेकिन वो सिम्टम सेम है, क्योंकि वो सिम्टम जो क्रॉनिक पेन बेसिकली मोस्टली न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है। तो बेसिकली वो एक जो फीलिंग जो आती है ना जब तुम पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जो तुम्हारी दिक्कत समझ सकता है और तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता है और खुद भी जी रहा है, तो वो एक बहुत अलग लेवल की फीलिंग होती है। और मेरे दिमाग में बड़े सारे क्वेश्चंस आने लग गए। उसके साथ साथ मेरी खुद की बीमारी इतनी रेयर है कि मुझे खुद नहीं पता था कि ये होती क्या है। मुझे याद है जब मेरे को डायग्नोसिस मिला था पहली बार, तो मैंने घर जाके ना सबसे पहले अपनी ना जनरल मेडिसिन की किताब डेविडसन खोली थी और मैं उसमें सीआरपीएस ढूंढ रही हूँ क्या होता है कॉम्प्लेक्स। मुझे ना सिर्फ 4 या 5 गिन के लाइनें मिली जिसमें मुझे ये पता चला कि ये बीमारी वर्ल्ड वॉर 2 के समय से आ रही है और देखी जा रही है, और इसका नाम पहले आरएसडी होता था
और उधर से 91 में इसका नाम CRPS कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि डॉक्टरों को ये समझ आया कि इस बीमारी में बेसिकली नसों से किसी नर्व इंजरी के बाद ही होती है, लेकिन उसके बाद आपको बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो जाते हैं। तो आपको कैसे हुआ ये? बेसिकली 24 अप्रैल 2014 को मुझे मेरा पैर मुड़ गया था और मुझे एक एंकल इंजरी हो गई थी लेफ्ट लेग में। लिगामेंट टीयर था, कोई फ्रैक्चर नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ा दिया हफ्ते 10 दिन बाद। उस प्लास्टर की जरूरत नहीं थी, एंकल इंजरी तो बिल्कुल नहीं होती अगर फ्रैक्चर नहीं है तो, लेकिन उसने प्लास्टर चढ़ा दिया। और वो प्लास्टर मुझे एक पर्टिकुलर हिस्से से, जब भी तुम टांग एलिवेट करते हो, यूजुअली यही बोला जाता है ना, लेग एलिवेट करके रखनी है जब तुम्हें ऐसे पैरों में चोट लगे, तो जब भी मैं एलिवेट करती थी वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे दर्द हो रहा होता, वहां से मेरी स्किन दब रही होती थी इस प्लास्टर से। मैं डॉक्टर के पास उन 5 दिनों में 2-3 बार गई सेम चीज बोलते हुए, लेकिन मुझे डॉक्टर ने वापस भेज दिया डांट लगा के, नहीं नहीं डॉक्टर बनिए, ज्यादा दिमाग लगा रही है, मुझे मेरा काम करने दे। मैंने भी रहने दिया। 5वें दिन तक मुझे धीरे धीरे ऐसे होने लगा कि जैसे हजारों चींटियां काट रही है उसी एक पॉइंट पे। तो बेसिकली बीमारी की शुरुआत हो गई थी, लेकिन पता नहीं था कि क्या है। अब और ना घुटने से नीचे मेरी लेफ्ट लेग ना नीली पीली पड़ने लग गई थी और सूजन बहुत ज्यादा थी कि अब तो प्लास्टर भी टाइट हो गया है। फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया, रात के 12 बजे की बात है, और आप मान लो पक्की पंजाबी माँ, मतलब लड़ते हुए डॉक्टर का रात को 12 बजे दरवाजा खुलवाया है चिल्लाते हुए और प्लास्टर कटवाया है। लेकिन मैंने अपनी टांग तो बचा ली। बेसिकली अगर किसी भी आपके शरीर के हिस्से का जब ऐसे लाल पीला होने लगे, मतलब आपका वैस्कुलर सप्लाई यानी खून का सप्लाई रुक रहा है और सूजन आ रही है, यानी बाकी चीजें भी रुक रही है, लिम्फेटिक सिस्टम एंड ऑल, सब चीजें को भी दिक्कत आ रही है। तो अगर ऐसा 7 या 8 दिन से ज्यादा हो जाए तो कभी कभार वो टांग एम्प्यूट करनी पड़ सकती है, क्योंकि वो बिल्कुल ही डेड हो सकती है। मैंने उससे तो अपने आप को बचा लिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि एक अनोखी बीमारी मेरी जिंदगी में आने वाली है, और वो अनोखी बीमारी CRPS, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम। अब लिसनर्स ये समझना चाहेंगे कि ये जो क्रोनिक पेन है आज की डेट में, क्या इससे रिलेटेड कोई डिसीज RPD एक्ट में जो कैटेगरीज है 21 डिसेबिलिटी की, उसमें इंक्लूड की गई है? नंबर 1। नंबर 2, क्या हमें इसे आज की डेट में ऑफिशियली एक इलनेस माने या एक डिसेबिलिटी माने? तो पहली चीज, ऐसी काफी सारी बीमारियां हैं जो डिसेबिलिटी एक्ट में हैं और नहीं भी हैं, जिसमें क्रोनिक पेन एक सिम्टम है। अब मैं आपको सबसे सिंपल एग्जांपल देती हूँ, पोलियो का। हम सब जानते हैं पोलियो भी एक महामारी की तरह आया था, लेकिन पोलियो जिनको हुआ उसके बाद उन लोगों किसी को पोलियो के बाद ना पोस्ट पोलियो सिंड्रोम आता है। लोगों को ये नहीं पता कि पोस्ट पोलियो सिंड्रोम भी एक चीज होती है। तो पोस्ट पोलियो सिंड्रोम में भी क्रोनिक पेन एक बहुत मेजर फैक्टर, जो कैलिपर वो बांध रहे होते हैं पैर में, उसको फिक्स करना और ऑल स्क्रू लगाना, और वो खुद ही बहुत दर्दनाक होता है। उसके अलावा भी दर्द होता रहता है, लेकिन इसको निग्लेक्ट कर दिया जाता है। किसी ने आज तक ना इन क्रोनिक पेन को ना इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया है कि अगर आप कोई बंदा जाके डॉक्टर को बोलेगा, पोस्ट पोलियो सिंड्रोम वाला बंदा भी जाके बोलेगा ना डॉक्टर को कि मुझे पेन हो रहा है, रोज पेन हो रहा है, लगातार पेन हो रहा है, तो डॉक्टर भी ऐसे ही वापस भेज देता है कि दर्द ही तो है, क्या फर्क पड़ रहा है। बेसिकली जो आपकी बात से समझ आ रहा है कि क्रोनिक पेन एक ऐसा सिम्टम है जिसके कारण बहुत सारे लोग डिसेबल्ड हो सकते हैं। एग्जैक्टली, मतलब जैसे MS है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस है, इनमें भी क्रोनिक पेन का एंगल बहुत ज्यादा है। काफी सारी लोकोमोटर डिसेबिलिटीज हैं। असलियत में जैसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी होगी, एक रेयर डिजीज है। ये बीमारी अब हमारी RPD एक्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो बच्चे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से डील कर रहे होते हैं वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 होती है। टाइप 1 वाले बच्चे तो उनका 7 साल या 8 साल की उम्र तक बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। टाइप 2 वाले बच्चों को मतलब उनके 10 साल या उससे ऊपर होने तक
मतलब उनके शरीर में दिक्कतें आने लग जाती है और वो व्हीलचेयर में पहुंच जाते हैं। तो जब जो कोई इंसान व्हीलचेयर में पहुंच जाता है तो हमारी आरपीटी एक्ट के अंडर, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर, उससे सर्टिफिकेट मिल जाता है। बीमारी रिकॉग्नाइज नहीं करी लेकिन सर्टिफिकेट मिल गया। अब इस बीमारी में भी क्रॉनिक पेन काफी बड़ा फैक्टर है, काफी लोग इससे जूझ रहे होते हैं। आपने बोला कि बेसिकली क्रॉनिक पेन डिसेबिलिटी को लीड कर सकता है, बिल्कुल, क्योंकि ये सारी बीमारियों में क्रॉनिक पेन एक सिम्टम के अलावा बहुत सारी और भी चीजें होती है। मसल स्टिफनेस, मसल फटीग आता है, मसल स्पैजम्स आते हैं, जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी से लेके एमएस से लेके काफी ऐसे बहुत सारी बीमारियों में कॉमन है। बिल्कुल, मैं यही समझना चाहता था कि इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को ऐसे सिम्टम आते हैं तो क्या इसके साइंस हो सकते हैं और इसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? देखिए, प्रिवेंशन तो अर्ली इंटरवेंशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। एज अ डॉक्टर भी हमें यही सिखाया जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन ये बीमारियां मतलब मैं कहूंगी 2017-18 तक तो आधी से ज्यादा इन बीमारियों की डेफिनेशन तक नहीं थी हिंदुस्तान में। तो ये बीमारी अच्छे से रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है। ठीक है, क्या आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? मैं यही बोल रहा था कि इसके हम कैसे, इसके साइंस क्या होते हैं, किसी को कैसे पता लगे कि हमें बेसिकली वो बंदा, हमारे पास जैसे हेल्पलाइन कॉल्स आती है, मोस्टली बंदा पहले से ही बोल रहा होता है कि मुझे हर दूसरे दिन दर्द हो रहा होता है, या मुझे 2 रोज दर्द हो रहा है, या मैं काफी दर्द में हूँ, मुझसे दर्द झेला नहीं जा रहा है। जब कोई इंसान ये बोल रहा होता है ना, और आपको और कुछ दिख नहीं रहा, ना कोई फ्रैक्चर हुआ है, ना कोई एमआरआई में कुछ स्कैन में आ रहा है, या आधी से ज्यादा बीमारियों में यही होता है, स्कैन में कुछ नहीं आ रहा है नॉल, वो साइन है कि दर्द है। अब जब हम दर्द की बात करते हैं तो एक अक्यूट पेन होता है और एक क्रॉनिक पेन होता है। 3 महीने से कम जो दर्द रहता है उसे अक्यूट पेन बुलाते हैं, लेकिन कोई भी दर्द जब 3 महीने से ज्यादा चला जाए तो वो क्रॉनिक पेन कहलाता है। हमारे पास इंडिया में पेन स्पेशलिस्ट हैं जो एक्चुअली में क्रॉनिक पेन कंडीशंस का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्रॉनिक पेन कंडीशंस की प्रॉपर डायग्नोसिस भी करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी करते हैं, र्यूमेटोलॉजिस्ट भी करते हैं, क्योंकि काफी सारी ऑटो इम्यून बीमारियां भी है जिसमें क्रॉनिक पेन बहुत की सिम्टम है, फैक्टर है। शुरुआत होती है वो वहां से, बंदा वहां तक पहुंच चुका होता है और तब जाके डॉक्टर के पास जाना शुरू होता है। अनुभा जी, मुझे जो आपने क्रॉनिक पेन इंडिया स्टार्ट की, आपने बताया कि जब आपको क्रॉनिक पेन की शिकायत हुई तो उसके बाद आपको एक लड़की मिली, उससे आपने काफी सवाल पूछे और आपकी इंटरेक्शन हुई। उस लड़की से मिलने से पहले और ये इशू आने के बाद आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, और क्या आपको लगा, क्यों आपको लगा कि अब दिस इज द टाइम आई शुड गेट इनटू दैट एंड आई शुड स्टार्ट माय ओन ऑर्गेनाइजेशन क्रॉनिक पेन इंडिया? एंड क्या काम करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन? पहले तो चैलेंजेस पे आ जाते हैं, क्योंकि काफी चैलेंजेस फेस किए थे। मैंने जैसे बोला कि क्रॉनिक पेन एक एज अ सिम्टम आ जाता है और उसके बाद आप डॉक्टर ढूंढ रहे होते हो, तो क्योंकि ये बीमारियां इतनी रिकॉग्नाइज नहीं है, मैंने आपको बताया मेरे को मुश्किल से 5-7 लाइनें मिली उस किताब में, ठीक है। तो जिस दिन जब ये धीरे धीरे मेरी टांग पे घुटने से ऊपर बढ़ने लग गया था दर्द, हमें आप जनरली देखोगे तो इंसान बोलेगा दर्द नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन मेरी बीमारी में दर्द ऊपर आ रहा है। धीरे धीरे वो लेफ्ट घुटने से घुटने तक पहुंच गया, घुटने से लेफ्ट हिप एरिया तक पहुंच गया। मैं ना 5-10 मिनट तक सीधा बैठ पाती थी, ना मैं लेट पाती थी। मैं अपने ऊपर एक लैपटॉप अपने मतलब में चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकती। मैं ज्यादा देर के लिए खड़ी भी नहीं हो पाती। मेरे लिए सब कुछ धीरे धीरे बिल्कुल बदलने लगा और दिन ब दिन एक एक करते मुश्किल होता गया। जिस भी डॉक्टर के पास गई तो इनिशियली तो बोला कि कुछ नहीं है, तो मेरी माँ को बोला कि आपकी बेटी ना छुई मुई है, दर्द का ना थोड़ा ज्यादा हुआ बना रही। किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया। तो लेकिन मुझे पता था कि मैं किसी चीज का हुआ नहीं बना रही, कुछ गड़बड़ है, और मैं अड़ी रही। तो डॉक्टर पे डॉक्टर बदलते गए,
फाइलें बढ़ती गई फाइनली 2015 में जाके मुझे डायग्नोसिस मिला कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम का। एक वो साल काफी अलग लेवल का, मतलब एक तरह से बोलूंगी कि अगर आपको ऐसी बीमारियां है ना, मानसिक तौर पे भी आपको परेशान करती है थोड़ा बहुत, आप क्योंकि आप अंदर एंजाइटी आती है, डर लगता है क्या हो रहा है आपके साथ। जब आपको जवाब मिलते हैं ना कि क्या हो रहा है, चाहे बीमारी कितनी मुश्किल हो, एक सेकंड के लिए ना वो सबसे लंबी सांस, और वो होता है ना कि अब कुछ आसान और लग रहा है कि हाँ कुछ आगे बढ़ने का तरीका आया है, वो आता है। लेकिन उससे पहले मुझे इतने सारे मिस डायग्नोसिस मिले हैं। मुझे याद है कि मैं एक डायग्नोस्टिक सेंटर गई थी, एक अलग तरीके का एक MRI स्कैन होता है, उसे MRI न्यूरोग्राफी कहते हैं, जिसपे नर्व्स को ही पढ़ा जाता है। और उनका टेक्नीशियन नहीं था उस दिन, लेकिन उन्होंने बस पैसे बनाने के लिए, वो 30 या 40 हजार का टेस्ट था, उन्होंने मुझे बुला लिया सही टेक्नीशियन ना होते हुए भी। स्कैन किया और अगले दिन फोन आता है मेरी मदर को कि हमें ना आपको बेटी को वापस बुलाना है टेस्ट के लिए। उतनी देर में मैंने फोन ले लिया था और मैंने उनसे पूछा क्यों बुलाना है वापस। उन्होंने कुछ नहीं बताया कि मैं बेटी बोल रही हूँ उनकी या क्या है, कुछ मैंने बताया नहीं। बस उन्होंने मुझे इतना बोला कि हमें ऐसा लग रहा है कि आपकी बेटी की टांग में ट्यूमर है। अब किसी नॉर्मल इंसान को जिसको दर्द हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, तुम बोल दो ट्यूमर है, इंसान डर जाएगा, थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल बौखलाएगा। और वो फीलिंग आसान नहीं होती है। मैंने एक दिन वो हर मम्मी से पापा से ये बात छुपाई, मैंने कहा उनसे टेस्ट गलत हो गया, उनको बस रिपीट करना है। वहां जाके अभी मैंने आपको बताया मैं डेंटिस्ट हूँ, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगता है, लेकिन मैंने कभी अपनी प्रिस्क्रिप्शन में कभी डॉक्टर नहीं लिखा था तब तक, अनुभा महाजन लिखती थी हमेशा। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार जाके बोला मेरा नाम डॉक्टर अनुभा महाजन है। नया स्कैन, क्योंकि 30-40 हजार फिर से देने थे स्कैन कराने के लिए, मैंने कहा नया स्कैन करने से पहले मैं अपनी पुरानी स्कैन की रिपोर्ट देखना चाहती हूँ, मैं MRI देखना चाहती हूँ। और मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ, मैं MRI देख सकती हूँ, मुझे पता है, मैं रिपोर्ट देखना चाहती हूँ। तब वो डर गए और तब मुझे सच्चाई पता चली कि उनके पास टेक्नीशियन नहीं था उस दिन सही। उन्होंने मुझे बस बुला लिया और उन्होंने फिर मेरा स्कैन फ्री में किया। स्कैन हुआ, फिर पता चला जो वो ट्यूमर समझ रहे थे वो असलियत में नस सूजी हुई थी। अब आप सोचिए, नस सूजन को उन्होंने ट्यूमर बना दिया किसी के लिए। और ये एक बहुत कॉमन चीज है जो हर इनमें से आधी से ज्यादा बीमारियों में अगर आप पूछोगे तो आपको पता चलेगा लोगों को साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक डायग्नोसिस नहीं मिल पाता है, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कहाँ जाना है। अगर सही जगह पहुंच भी गए तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो ही रहा। और बहुत सारे लोग उस दौरान डिसेबल्ड हो जाते होंगे। काफी लोग उस हद तक पहुंच जाते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। मैं लकी थी कि मुझे 1 साल में मिल गया। उससे ज्यादा मैं लकी ये थी कि मेरा एक भाई, मतलब मेरी मदर की फैमिली साइड में काफी डॉक्टर्स हैं, तो मेरा एक भाई एनेस्थेटिस्ट है पंचकुला में, तो उनके बॉस पेन स्पेशलिस्ट थे, तो मैं उनके पास गई और मैंने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई कि सर मैं ना बैठ पाती हूँ 5 से 10 मिनट, ना मैं सो सकती हूँ, ना मैं लेट पाती हूँ, और मैं बुरी तरह रो रही थी। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं कुछ बना नहीं रही हूँ। उस डॉक्टर ने, वो पहला डॉक्टर था जिसने मुझे ये बोला कि मैं आपकी बात मान रहा हूँ और कुछ गड़बड़ है, मुझे ये नहीं पता कि आपको कौन सी बीमारी है, अभी मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं आपका दर्द का थोड़ा इलाज कर सकता हूँ। मुझे पहला अपनी लाइफ का नर्व ब्लॉक मिला था। उसके बाद मैं बैठ पाती थी, तो थोड़ा समय लगा, फिजियोथेरेपी करनी पड़ी, बहुत सारी चेंजेस आ गए सडनली जिंदगी में। उसने बोला एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फिजियोथेरेपी के लिए जाना पड़ेगा, ये सब। और धीरे मैं थोड़ा लकी हो गई कि जो मुझे फिजियोथेरेपिस्ट मिला वो न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट था, जो ऑस्ट्रेलिया में एक फिजियोथेरेपिस्ट है डेविड बटलर, जिन्होंने फैंटम लिम्ब सिंड्रोम, अनदर पेन कंडीशन के कैटेगरी में ही आती है, एंड CRPS के लिए ट्रीटमेंट्स बनाई थी, और उन्होंने अपनी मास्टर्स उन्हीं के अंडर करी थी। तो यहाँ मैं लकी हो गई और मुझे क्रॉनिक पेन की सही समय पे बहुत तमीज से जानकारी मिली। और यहाँ पे मैं डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं कर रही थी, यहाँ पे मैं एज अ पेशेंट सीख रही थी, क्योंकि मेरे लिए भी कुछ नया था। दर्द के बारे में एज अ डेंटिस्ट भी तुम बहुत पढ़ते हो, अक्यूट और क्रॉनिक पेन की तुम्हें डेफिनेशन सिखाई जाती है, लेकिन जब तुम्हारे शरीर में दांत समझ आता है, क्योंकि तुम्हें उस हिसाब से पढ़ा गया है, लेकिन जब तुम्हारे खुद के शरीर में कुछ हो रहा होता है ना, तो वो एक अलग लेवल पे होता है। और वहां से मेरी लाइफ थोड़ी इजी होगी और मैं धीरे धीरे काफी बेटर होगी। मैं नॉर्मली चल पा रही थी, मैं ट्रीटमेंट कर पा रही हूँ और सब कुछ कर पा रही हूँ।
तो जब मैं उस लड़की से मिली, एक्चुअली में क्वेश्चंस मेरे पास नहीं थे, क्वेश्चंस उसके पास थे। वो लड़की 16 साल की उम्र से क्रॉनिक पेन फाइब्रोमाइल्जिया से जूझ रही थी और उसके माँ बाप उसे हर बार डांट लगा देते थे, पढ़ाई नहीं करनी इसलिए बहाना बना रही है कि दर्द, कभी सीरियसली नहीं लिया। जब मैं उसे मिली थी तब वो शायद 24 या 25 साल की थी। वो अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुकी थी, नौकरी कर रही थी और वो अपनी ही नौकरी करते हुए पैसों से जाके डॉक्टर से मिलके आई थी बैंगलोर में। मैं तब बैंगलोर में रहती थी, मैं अपनी मास्टर्स कर रही थी बैंगलोर में। एंड उसके पास क्वेश्चंस थे कि उसने मुझे बताया कि ऐसे मुझे इस उम्र से ऐसे शुरू हुआ। उससे मुझे पूरी, मतलब वो बस बोलती रही और मैं सुन रही थी। और मेरी मम्मा भी वहीं पे थी मेरे साथ, क्योंकि वो मुझसे मिलने आती रहती थी, तो वो भी सुन रही थी। और थोड़ा लेट हो रखा था और वो मुझे दवाइयों के नाम बता रही है, वही सेम दवाइयां मैं खा रही थी। वो मुझसे ये पूछ रही थी कि ये दवाइयां खाने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, क्या डॉक्टर सही इलाज कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप क्या मुझे थोड़ा बता सकती है इस बारे में, आप अपना एक्सपीरियंस बता सकती है, आप कैसे डील करती है इसके साथ। राइट। बहुत। तो ऐसे फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वहां से नहीं पड़ी? हाँ, क्योंकि उसने मेरे दिमाग में एक कीड़ा छोड़ दिया कि अगर एक है तो और कितने हैं। तो क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन जी कैसे काम करती है? क्रॉनिक पेन इंडिया बेसिकली जब शुरुआत हुई थी तो एक वेबसाइट बनी थी और एक स्टोरी शेयरिंग प्लेटफॉर्म था, जो ट्विटर के थ्रू मैंने शाउट आउट्स डाले थे कि अगर कोई क्रॉनिक पेन से जूझ रहा है तो अगर वो अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता है तो वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकता है। क्योंकि मैंने भी धीरे धीरे लिखना शुरू किया था और मेरी खुद की जर्नी के टाइम पे मुझे याद है, एक मेरे ही दोस्त ने मुझे बोला था, जो डॉक्टर ही है, कि अनुभा ये बीमारी रेयर है लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट ग्रुप्स होंगे, ऑनलाइन चेक कर, क्या पता कोई सपोर्ट ग्रुप हो, चाहे हिंदुस्तान में ना हो किसी और कंट्री में हो, तुझे तेरे क्वेश्चंस के जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि डॉक्टरों के पास इतने जवाब नहीं थे उस समय पे। तो और मैंने वहां से मुझे सीखने को मिला। फिर जैसे मैंने ये स्टोरी प्लेटफॉर्म बनाया, धीरे धीरे मुझे, आप मानेंगे नहीं, हर फील्ड का इंसान मिला है जो एक्चुअली में क्रॉनिक पेन से जूझ रहा है। मुझे धीरे धीरे पता चला कि बहुत सारे डिसेबल्ड लोग भी हैं जो क्रॉनिक पेन से जूझ रहे हैं। मैं फिल्म स्टार्स से लेके, फिल्म प्रोड्यूसर से लेके, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, कॉमेडियंस, जर्नलिस्ट, हर तरीके के लोगों के आसपास आई और हर कोई उससे जूझ रहा था लेकिन डर के मारे छुपा रहा था कि पता लग गया काम कंपनी में तो नौकरी चली जाएगी, सैलरी कम हो जाएगी, कोई ट्रीटमेंट्स के लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस या कुछ तो मिलता नहीं है, तो अपनी जेब से जाता है, कुछ भी एक चीज चली गई तो दिक्कत हो जाएगी। धीरे धीरे ये सारी बातें पता चलने लगी। तो वो प्लेटफॉर्म स्टोरी शेयरिंग से आगे बढ़ने लगा, क्योंकि जैसे जैसे जिस लोग ने अपनी स्टोरी शेयर करना शुरू किया ना, जब आप अपनी खुद की कहानी सुनाते हो ना, अंदर से ना एक थोड़ा सा ना रिलीफ मिलता है। और जब दूसरा इंसान सुन रहा होता है और उस पर रिप्लाई करता है, चाहे एक रिप्लाई भी आए, तुम्हें ना रियलाइज होता है तुम अकेले नहीं। तो वो स्टोरी शेयरिंग ये दिलाने के लिए था कि हर किसी इंसान को कि तुम अकेले नहीं हो, और भी हैं जो तुम्हारी तरह ये झेल रहे हैं और तुम्हारे साथ। वहां से हमारे सपोर्ट ग्रुप चालू हुए। धीरे धीरे 20-30 लोगों के मैं आसपास आई। मैंने उनसे पूछा कि अगर हम सपोर्ट ग्रुप स्टार्ट करें तो आप इंटरेस्टेड होगे ज्वाइन करने में एंड ऑल। और फेसबुक पे ऐसे ही सपोर्ट ग्रुप बना, ऐसे ही करते करते पेज बना। धीरे धीरे वो सपोर्ट ग्रुप से वहां तक पहुंच गया कि लोग मदद के लिए पहुंचने लगे। कभी ईमेल्स आते थे, कभी डीएम्स आ रहे हैं, कभी मैसेंजर पे रिक्वेस्ट आ रही है, कभी मेरे खुद के प्रोफाइल पे रिक्वेस्ट आ रही है। और वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि काफी सारे लोगों को जरूरत है। धीरे धीरे नंबर बढ़ते गए 200-300 पहुंच गए। मैंने और रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे पता चला 20 से 30% पॉपुलेशन है वो। तो मैंने फिर एक दिन उन्हीं क्रॉनिक पेन वॉरियर्स में से एक दो से बात करी और मैंने बोला कि मैं इसको एक कम्युनिटी की तरह आगे लेके जाना चाहती हूँ और मुझे थोड़ा सपोर्ट चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अकेले नहीं हो सकता ये काम। और वहां से ये शुरुआत हुई थी। क्रॉनिक पेन इंडिया फाउंड मैंने जरूर किया होगा, लेकिन क्रॉनिक पेन इंडिया को बनाने में बहुत लोगों ने मेहनत करी है
और वो हर इंसान खुद एक पेन वॉरियर है। ऑब्वियसली। तो अभी आपके क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं? कोरोना के टाइम पे भी आपकी ऑनलाइन काफी थेरेपीज के मैं देख रहा था, वर्कशॉप्स चल हाँ रही जी। थी। तो अभी क्या प्रोजेक्ट्स है और लोग कैसे जुड़ सकते हैं आपके साथ? तो हमारी एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन है, जो हमने, जब हमें ज्यादा ईमेल्स एंड डीएम्स आने लग गए थे तो हमने हेल्पलाइन बना दी। कोविड से पहले से हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन थी, लेकिन तब ऐसे मान लो हफ्ते में 5 से 6 कॉल आते थे या मैसेज आते थे व्हाट्सएप पे, और लोग मदद मांग रहे होते थे। लेकिन कोविड के समय पे वो थोड़ा बदल गया, दिन के 5 से 6 एवरेज कॉल्स आने लग गए। बहुत सारे लोग डरे हुए थे, बहुत सारे लोगों को पेन एंड मोबिलिटी इश्यूज होने लगे, चलने में दिक्कतें आने लगी, कईयों को हाथों में दिक्कत आने लगी, कईयों को टाइपिंग में दिक्कत आने लग गई, क्योंकि ना वो डॉक्टर से मिल पा रहे हैं, ना वो फिजियोथेरेपिस्ट से मिल पा रहे हैं, ना साइकोलॉजिस्ट अपॉइंटमेंट मिल पा रही है। और ऐसे बहुत सारी ये सब लोग जानते हैं, जब भी किसी को कोई लंबे समय की बीमारी हो, मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तुम्हें साइकोलॉजिस्ट की भी जरूरत होती है। और ये सारी चीजें बिल्कुल ही टूट गई। और इटली में उस टाइम पे सिलेक्टिव ट्रीटमेंट चल रही थी, तो लोगों के दिमाग में ना खौफ भी भर गया कि अगर यहाँ पे सिलेक्टिव ट्रीटमेंट होगी तो हमारा तो नाम कहीं भी नहीं आता, हमारा क्या होगा। तो इसी चक्कर में हम लोगों ने फिर डॉक्टरों के साथ मिलके कोविड गाइडलाइंस बनाई, वनरेबल ग्रुप्स के इस बारे में सोच के, पल्मोनोलॉजिस्ट से लेके पैलिएटिव केयर डॉक्टर्स, पब्लिक हेल्थ डॉक्टर्स, जनरल फिजिशियन, सबको बुलाया और रिक्वेस्ट करी, सबसे साथ मिल के 6 लोगों की डॉक्टर की टीम थी, और हमने ये गाइडलाइंस बनाई ताकि लोगों को पता चले कि कोविड से बचा कैसे जा सकता है, क्या किया जा सकता है। लोगों के साथ शेयर किया ताकि उनके ओपिनियन लिए जा सके, ताकि अगर व्हीलचेयर कैसे साफ करी जा सकती है, सैनिटाइज करनी है तो ये कैसा करा जा सकता है। कोई इंसान अगर क्या कहते हैं क्वारंटीन हो रहा है, उसे कोविड हो गया है, तो क्वारंटीन में कैसे वो मैनेज कर सकता है। अगर कोविड है, क्योंकि आपकी खुद की बीमारियों में इतने सारे सिम्टम्स ऐसे हैं जो कोविड के सिम्टम से मैच करते हैं। अब आपको कोविड है, आपकी बीमारी ही सिम्टम दे रही है, ये भी आपको मालूम नहीं पता चलेगा। तो इसके बीच में भी डिफरेंशिएशन किया हमने उस गाइडलाइन में, जिससे काफी लोगों को बेनिफिट मिला। एंड क्विनफिट और लॉजिकल इंडिया ने उसे थोड़ा बहुत कवर भी किया था, पैलिएटिव केयर फाउंडेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस ने उसे कवर किया था। हमने उन गाइडलाइंस को काफी भाषाओं में कन्वर्ट कराया, कुछ भाषाओं में हम तमीज से नहीं करा पाए, हमारी भी पहली कोशिश थी कुछ इस लेवल पे करने की। तो लेकिन हिंदी, इंग्लिश और कन्नडा में जरूर गई थी। गुजराती और मराठी में थोड़ी लैंग्वेज का दिक्कत आ रहा था, फिर हमने थोड़े टाइम बाद उसे ऑफ ले लिया था। लेकिन ये 3 हमारी वेबसाइट पे पब्लिश थी और काफी लोगों को मदद मिली। दूसरा, हमारी हेल्पलाइन चल रही थी ताकि हम लोगों को जानकारी दे सके और लोगों की मदद कर सके। टेली कंसल्टेशन गाइडलाइंस आ गई थी थोड़े समय बाद, लेकिन लोग फिर भी अपने डॉक्टरों से नहीं मिल पा रहे थे, पेन एंड मोबिलिटी इश्यूज बढ़ रहे थे। इसी वजह से हमने ऑनलाइन फिजियोथेरेपी प्रोग्राम स्टार्ट किया था। हमने वो प्रोग्राम खुद ही स्क्रैच से बिल्ड किया था जी। अच्छा, क्रॉनिक पेन इंडिया से जुड़ कैसे सकते हैं? क्रॉनिक पेन इंडिया से जुड़ने का बड़ा आसान तरीका है, हमारी एक हेल्पलाइन नंबर है जो आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएगी। आप हमें वहां मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमें डीएम कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं contact@chronicpainindia.com पे। हमारी वेबसाइट पे भी एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है, उसके थ्रू भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। और जिस भी तरीके की मदद चाहिए आपको, वो चाहे आपको डॉक्टर से मिलना है, आपको डायग्नोसिस नहीं मिला अभी तक, आप इससे जूझ रहे हैं, या आपको डायग्नोसिस मिल गया लेकिन आपको तमीज से ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, तो आप अपने एरिया में कोई डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, या फिर आप अभी ट्रीटमेंट करा रहे हैं लेकिन आपको सपोर्ट की जरूरत है, तो हमारे सपोर्ट ग्रुप्स है। हम खुद भी फोन पे हमारी टीम के मेंबर्स बात करते हैं, मैं खुद भी बात करती हूँ लोगों से। नंबर और बता दीजिए लोगों को। हाँ जी बिल्कुल, मैं 1 मिनट, सॉरी मेरी थोड़ी सी मेमोरी इस मामले में अच्छी नहीं है, तो मैं आपको नंबर देख के बताती हूँ। तो नंबर है 8287026805। रिपीट। 8287026805। अनुभा जी, आप सोसाइटी से क्या एक्सपेक्ट करती हैं और गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करती हैं? सोसाइटी से तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि एजुकेशन और अवेयरनेस की बड़ी जरूरत है। वैसे तो गवर्नमेंट में भी वही जरूरत है सबसे ज्यादा, लेकिन बहुत स्टिग्मा है इसके अराउंड। अगर आप क्रॉनिक पेन कंडीशन देखें तो थोड़ा ना प्री डायलेक्शन औरतों की तरफ ज्यादा जाता है,
औरतें ज्यादा जूझती हैं इन बीमारियों से, आदमी कम जूझते हैं। और हमारी सोसाइटी में, हमारी संस्कृति के हिसाब से बोला जाता है औरतों को कि झेलो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, भूल जाओ। उनकी तकलीफों को ना इतना ना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, और वहां पर भी एक बहुत बड़ी ये गलती हो जाती है। ये छोटी चीजें नहीं है, जब वो लंबे समय की बड़ी बीमारी बन जाती है और फिर तुम रियलाइज करते हो, तब तक तुम उस इंसान के लिए बड़ी मुश्किल कर चुके हो। तो अगर आप कहो सोसाइटी से क्या चाहिए, तो एम्पैथी चाहिए, समझो, बेचारापन मत दो। हम अपनी बीमारी से झेल पा रहे, लेकिन समझने की कोशिश करो, सुनो, सीखने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो। अगर किसी को किसी दिन दर्द हो रहा है, या उसकी टांगे नहीं चल रही, या उस दिन उसको इतना फटीग है, उसके अंदर शरीर में ताकत नहीं है, और एक प्लान कैंसिल कर दिया, एक दिन छुट्टी मांग ली, तो प्लीज दे दो। लेकिन ये मत समझो कि वो बहाना बना रहा है। लोगों की दिक्कतें असली होती है। ये चीज अगर सोसाइटी समझने लग जाए ना, तो हर दूसरे इंसान के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। राइट। और गवर्नमेंट से अगर गवर्नमेंट की बात करें, तो पहले तो मैं कहूंगी कि डिसेबिलिटी का भी डाटा करेक्ट नहीं है। रेयर डिजीज के एंगल से भी देखो, एनसीडी पे भी अभी भी हम 5 मेजर एनसीडीज पे ही चल रहे हैं। जरा थोड़ा असली रिक्वेस्ट है सरकार से कि सेंसस में ना वॉशिंगटन क्राइटेरिया डाल के करिए, या कोई और अपना क्राइटेरिया डालना चाहते डालिए, लेकिन डाटा कलेक्ट करिए। असलियत में घर घर जाके पूछे कि आपके घर में कोई बीमार तो नहीं है, चाहे डायबिटीज हो, या कोई बंदा व्हील चेयर पे हो, या कोई बीमारी हो। क्योंकि हमारे पास जब तक डाटा नहीं आएगा और हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारी असलियत में हिंदुस्तान की कितनी पॉपुलेशन बीमार है, हम कोई सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। आरपीडी एक्ट भी बनी हुई है, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों को, अगर वो उसका हिस्सा भी है, लोगों को ये नहीं पता कि वो है क्या, उनकी राइट्स क्या है। यहाँ पे तो बिल्कुल ही अलग है कि जिन बीमारियों के लिए हम लड़ रहे हैं, उनका तो आधी से ज्यादा बीमारियों का कहीं नाम ही नहीं है। मैं 2017-18 तक मैं कह रही हूँ डेफिनेशंस नहीं थी, अब तो थोड़ी रिकॉग्निशन मिली है। अगर जैसे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आ रहा है, अगर एक बार सारी बीमारियों को एकजुट करके देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारा हेल्थ बर्डन कितना बड़ा हुआ है, और हम कैसे इस पे काम करें। और तभी शुरू हो सकता है, जब तक सरकार इसे नहीं रिकॉग्नाइज करेगी प्रॉपर्ली। हम लोग कितनी भी कोशिश करें, लेकिन हम पूरे हिंदुस्तान को नहीं पहुंच पाएंगे। राइट। तो बेसिकली सोसाइटी से आप चाहती हैं कि एटीट्यूडनल चेंजेस आए, समझें, और गवर्नमेंट से डाटा कलेक्ट करे, तो ताकि डाटा होगा तो उसके ऊपर फिर रिसर्च भी होती है। शुरुआत तो वहीं से होती है, किसी भी चीज की। एग्जैक्टली। तो फैमिली की सपोर्ट आपको काफी रही आपकी लाइफ में। आप अपने माताजी के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने काफी सपोर्ट किया आपको। एक मैंने आपसे सवाल पूछा था, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं। हाँ जी। तो फैमिली का एटीट्यूड कैसा था जब उनको पता लगा कि अब आप डायग्नोस्ड हुई हैं? तो ये जानना चाहता हूँ। दूसरा, मैं प्रिवेंशन के बारे में जानना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग में कुछ ऐसी बातें होती होगी जिसकी हमें ध्यान रखे तो कुछ चीजों को हम टाल सकते हैं, तो वो क्या हो सकती है? काफी सारी हो सकती है। ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, इस पे एक अलग से शो किया जा सकता है सच्चाई में। मोटी मोटी 2-4 हाँ, पहले तो मैं फैमिली सपोर्ट पे आ जाती हूँ। मेरे को अब, हाँ, मेरे मॉम डैड ने काफी सपोर्ट दिया है, मैं बिल्कुल नहीं मना करूंगी इस बारे में। और मैं ये भी कहूंगी कि कहीं ना कहीं कि मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ, ये भी ज़ील कहीं ना कहीं उन्हीं से आती है। क्योंकि मैंने ना पूरी जिंदगी अपने माँ बाप को ना लोगों की मदद करते देखा है, और वो इंसानियत कहते हैं ना, लोगों को इंसानियत दिखाते हुए देखा है। तो जब तुम ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े होते हो ना, और मेरी माँ ने ना हमेशा एक चीज सिखाई है, कभी ना बेटा और बेटी में, मैं एक बहन और मतलब मेरा एक छोटा भाई है, कभी ना लड़का लड़की में डिफरेंस नहीं किया, दोनों इक्वल है। और हमेशा एक चीज सिखाई थी, स्ट्रॉन्ग, कभी गिर गए ना, उठना सीखो। ये मत वेट करो कि दूसरा आके उठाएगा, खुद स्ट्रॉन्ग बनो, तुम्हें अपने आप को खुद उठाना पड़ेगा। मैं कहूंगी कि ये एक जो चीज उन्होंने मुझे बचपन से सिखाई है, ये वो चीज है जिसकी वजह से मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि ये बीमारी इतनी रेयर होते हुए, क्योर ना होते हुए मैं लड़ पा रही। लेकिन
जब मुझे डायग्नोसिस मिला था ना, तो इवन मेरे माँ बाप को समझ नहीं आया था, क्योंकि वो दोनों डॉक्टर नहीं है। मेरे फादर मैकेनिकल बैकग्राउंड से, मेरी मॉम हाफ बिजनेस वुमन है, हाफ हाउस वाइफ है। पहले तो मुझे भी समझ नहीं आया था। जब तक मुझे समझ आया, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करी। तो पहला रिएक्शन ना सबका यही होता है कि तू ना थोड़ा ज्यादा सोच रही है, थोड़े समय में ना ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये बीमारी अब बिल्कुल इनविजिबल है, सामने से कुछ नहीं दिख रहा, एक्सरे में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन तुम दर्द मांग रहे हो, कुछ हो रहा है। और शुरुआत में इतना नहीं पता चलता, जब बीमारी बढ़ती है ना तब सब कुछ दिखना शुरू होता है। तो उन लोगों को भी समझ नहीं आया, काफी देर कोशिश करी, जब नहीं समझ आया, फिजियोथेरेपी एंड ऑल चल रही थी, एक ब्लॉक मिल गया था, तो मैंने भी उस बात को बस दबा दिया, कि मैंने ना उस बात को इतना उठाया नहीं, मैंने रहने दिया। लेकिन क्योंकि मैं सही सब कुछ चल रहा था, तो मैंने उनको कभी ये नहीं बताया कि ये बीमारी फैल सकती है। ये सब जानकारी मुझे भी समय के साथ मिली थी। तो ये कुछ चीजें थी जो उन्हें ना 1-2 साल के गैप में पता चली। जी। उसके बाद उन लोगों को पता चला। और मैं ये बोलूंगी कि आपका बच्चा जब बीमार होता है ना, तो आपके माँ बाप को ना बहुत अलग लेवल पे तोड़ता है। उन लोगों को अगर सोसाइटी का प्रेशर ना भी हो ना कहीं से सोसाइटी का प्रेशर घुस के आ ही जाता है। राइट। और वो बहुत दिक्कत करता है। अगर बचपन से कोई बीमारी हो ना, तो एक्सेप्टेंस फिर भी कहीं ना कहीं से थोड़ी जल्दी आ जाती है। आपका बच्चा पूरी आपकी जिंदगी के सामने अच्छे से खेल कूद रहा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, एक्टिविटीज में अच्छा है, आर्ट में अच्छा है, डांस में अच्छा है, बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहा है, पढ़ाई में भी अच्छा है, और अचानक से वो बच्चा बीमार पड़ जाए आपका, और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। मुझे याद है मेरी माँ ने मुझे एक बार बोला था कि मैं ना इस चीज के साथ ना मेक पीस नहीं कर पा रही कि मेरी बेटी एक दिन पहले सही थी और उसके एक दिन बाद उसकी जिंदगी 360 डिग्री घूम गई। तो डेफिनेटली बहुत प्रेशर बनता है, लेकिन वो तो हम मैं बात कर चुके हैं कि सोसाइटी को एटीट्यूडनल चेंज बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, बस वही है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि बिल्कुल पेरेंट सपोर्ट है। अगर उन लोगों का सपोर्ट नहीं होता ना, तो क्रॉनिक पेन इंडिया भी कभी एग्जिस्ट नहीं करता। राइट। अब थोड़े से हमें प्रिवेंशन बता दीजिए। हाँ जी, तो अगर हम प्रिवेंशन के बारे में बात करें, देखिए जैसे मेरी बीमारी तो नर्व इंजरी है, ट्रॉमा है। जो ट्रॉमा है उसको हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन काफी बीमारियां ऐसी हैं, जैसे सीआरपीएस में भी बोला जाता है कि अगर पहले 6 months to 1 year में पहले डायग्नोसिस मिल जाए, तो ना रिमिशन का चांसेस, रिमिशन यानी कि दर्द जा सकता है, मतलब आपकी बीमारी रुक सकती है। जैसे कैंसर में रिमिशन आता है, वही वाला केस है। सेम तरीके से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो अगर पहले बच्चे के पैदा होने के 6 महीने में अगर सारे टेस्ट कर लिए जाए, जो हमारे हिंदुस्तान में अभी भी नहीं होता है। मैं यहाँ पे जेनेटिक टेस्टिंग से लेके सारी टेस्टिंग की बात कर रही हूँ। हमारे हिंदुस्तान में अभी भी माँ बाप बच्चे को पैदा होने के बाद पीडियाट्रिशियन के पास नहीं लेके जाते, जब तक कुछ बच्चा बीमार ना हो या कुछ होना। अगर वो शुरुआत से ही शुरू कर दे तो वो अर्ली इंटरवेंशन हो सकती है। समय पे पता बहुत सारी बीमारियां जो समय पे पता चल सकती है, उनका समय पे इलाज हो सकता है और काफी बेटर हो सकती है लोगों की लाइफ। अगर क्यों नहीं भी है ना, तो भी उस बच्चे को यार उसे एक बेटर लाइफ की तरफ लिया जा सकता है। दूसरी चीज मैं बोलूंगी कि काफी ये बीमारियां भी हैं क्रॉनिक पेन कंडीशन के अंडर आती हैं, जो स्ट्रेस और एंजाइटी से भी बढ़ती है। और पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, बहुत सारी बीमारियों में एक तरह से एक कर्स बन जाता है। जैसे फाइब्रोमाइल्जिया भी स्ट्रेस इंड्यूस हो सकती है। फाइब्रोमाइल्जिया ऑटोइम्यून कंडीशन की वजह से भी हो सकती है। फाइब्रोमाइल्जिया 102 बुखार या वायरल फीवर के बाद भी आ सकता है। जो स्ट्रेस इंड्यूस फाइब्रोमाइल्जिया है, अगर वहीं पे एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाके या उस स्ट्रेस की या जो भी मेंटल हेल्थ इशू आप झेल रहे हो उसका इलाज हो सकता है। तो हो सकता है, क्योंकि माइंड एंड बॉडी आपकी लिंक्ड होती है, तो बेसिकली आपका माइंड आपकी बॉडी पे अटैक कर रहा है, तो वो माइंड आपकी बॉडी पे अटैक रुक सकता है। एक तीसरी चीज जो मैं यहाँ ऐड करूंगी वो है, हम लोग ना एक आधे से ज्यादा लोग ना एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। हम लोग ना आलसी हो गए हैं। एक पुराने जमाने में ना इतनी सुविधाएं नहीं थी, लोग चलते थे, साइकिल पे जाते थे, बहुत कुछ करते थे। आधे लोगों की अब डेस्क जॉब होती है, लोग ध्यान नहीं देते हैं पोस्चर का, कि कैसे बैठ के काम कर रहे हैं। सीधा बैठ के काम करेंगे तो बैक सीधी रहेगी, डिसजेनरेशन या ऐसी दिक्कतें नहीं आएगी। अपने डाइट का ध्यान रखें, जंक फूड से ज्यादा थोड़ा हेल्दी खा ले, और कैल्शियम ले रहे हो
तो ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे हिंदुस्तान में और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत सारी वुमेन की बोन डेंसिटी टाइम के साथ कम डिक्रीज हो जाती है। राइट, वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते तो हैं। बेसिकली तो अगर आप ये कह रही हैं कि आप एक तो आप शर्म ना करें, अगर पेन है डॉक्टर से कंसल्ट करें, बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट करवाएं, खाने पीने का हम्म, ध्यान रखें और फिजिकल एक्टिविटीज शरीर के लिए बहुत जरूरी है। खान बिल्कुल पान और पोस्चर्स पे ध्यान दे तो इन चीजों से हम इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। अनवर जी, अब वन लाइनर सवाल है, आपको शॉर्टली आंसर देने हैं, एक एक लाइन में, एक एक दो लाइन में। ओके, वन लाइनर ओके। ठीक है, पहला सवाल, क्रॉनिक पेन होने से पहले व्हाट वाज योर परसेप्शन टुवर्ड्स पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड व्हाट इज योर परसेप्शन नाउ? The perception is the same because I wanted to do a master's in pediatric dentistry only because I wanted to work in the disability sector. Your perception never changed? No, मतलब it's just the pathway changed. pathway changed. Okay. Yeah. क्रॉनिक पेन इंडिया का मिशन क्या है? Chronic Pain India का मिशन है अवेयरनेस, एजुकेशन एंड एडवोकेसी। चाहे कुछ भी करना पड़े, हम नहीं रुक रहे। हम अपनी कहानियां सुनाते रहेंगे, हम आपको वीडियोस के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू पकाते रहेंगे। धीरे धीरे आपने सुनना शुरू कर दिया, आप और सुनेंगे, आपको रियलाइज होगा आपके हर घर में किसी पांचवें छठे इंसान को कोई ना कोई बीमारी होगी। हम बोलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी तो थोड़ा अंडरस्टैंड कर पाएंगे ना किसी को आराम मिलेगा, लोग पहले ट्रीटमेंट्स के लिए पहुंच पाएंगे। और हम तब तक बोलते रहेंगे जब तक हम सरकार में को कन्विंस ना कर ले और हम आरपीडी एक्ट के थ्रू जाएं या एनसीडी एक्ट के थ्रू जाएं, क्या सरकार कोई नई पॉलिसी बनाए या कुछ, लेकिन हमें भी हमारी ट्रीटमेंट्स के लिए, हमारे आगे के फ्यूचर के लिए इक्वल राइट्स चाहिए। इक्वल राइट्स चाहिए, राइट। बिल्कुल। व्हाट इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ आई वुड से, हम लोग एक्सेप्टेंस एंड डिनायल के एंगल से वर्कशॉप्स करते हैं। तो जब मेरी वर्कशॉप खत्म होती है ना और सब लोगों के चेहरों में कहीं कहीं थकावट होती है लेकिन मुस्कान दिख रही होती है, क्योंकि वो कुछ सीख के जा रहे होते हैं और कुछ नया करके जा रहे होते हैं। What is the most touching moment of your life? Most touching moment was there was this 75-year-old man who came to my workshop and उन्होंने मुझसे बड़े प्यार से बात करी। हमारे he was कन्नडिगा, उनकी भाषा अलग है, मेरी भाषा अलग है, लेकिन हम इंग्लिश में बात कर रहे थे जितना भी हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। एंड उन्होंने मुझे अपनी जेब से एक 100 रुपए का नोट निकाल के दिया था और उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पे रखा था और मुझे आशीर्वाद दिया था और कहा था, बेटा जो तू काम कर रही है ना, करती रहे तो बहुत लोगों का भला करेगी, और ये 100 रुपए मेरी तरफ से तेरे लिए सीपीआई की तरफ मेरा शगुन है। लोगों को अवेयर करने का बेस्ट तरीका? सोशल मीडिया। हम सब सोशल मीडिया पे ही जिंदा है आजकल। सब कुछ, सब लोग टीवी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, न्यूज मीडिया इसी पे अटके हुए हैं। सोशल मीडिया लोगों तक पहुंचने का सबसे आसान जरिया है और सोशल मीडिया और न्यूज मीडिया सबसे ज्यादा जानकारी पहुंचाने का जरिया है। कौन सी ऐसी चीज है जिसको देख के आपको बहुत दुख होता है? ऐसे मैंने बहुत सारे किस्से देखे हैं जहां पे लोग अपने परिवार वालों को अबैंडन कर देते हैं क्योंकि वो एक बीमारी से जूझ रहे हैं। वो सबसे 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 ज्यादा पेनफुल चीज है। एक दिन के लिए अगर आपको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट बना दिया जाए तो क्या करेंगे? हाँ, अगर ये हुआ तो मैं एनसीपीडी से लेके एनआरपीडी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, अंकित राजीव जिंदल जैसे लोग से लेके डॉक्टर सत्येंद्र जैसे लोगों की एक टीम बनाऊंगी और वेरिएबल्स एंड डाटा एनालिसिस के एंगल से वर्क करने को बोलूंगी और वो एक दिन खत्म होने से पहले डेफिनेटली वो ऑर्डर साइन करवाऊंगी ताकि डाटा एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स मिल सके। अगर मिनिस्ट्री सोशल से हटा के आपको एजुकेशन मिनिस्ट्री का हेड बना दिया जाए तो मैं ये कहूंगी कि बचपन से ही
हर बच्चे को इक्वल राइट मिलनी चाहिए, इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए, एसेसिबिलिटी फ्रॉम द एंगल ऑफ एजुकेशन होगा जो मेरा पॉइंट होगा, वो मुझे एक दिन में जिस बारे में मैं बात करना चाहूंगी और कुछ काम करना चाहूंगी। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को अपनी एम्पावरमेंट के लिए क्या करने की जरूरत है? हम लोग ना अपनी बीमारियों, अपनी प्रॉब्लम्स के बीच में ना ये भूल जाते हैं कि ना दुनिया बंद नहीं होगी, दुनिया बहुत बड़ी है। हम सोचते हैं कि दुनिया बहुत छोटी है, दुनिया बहुत बड़ी है। हम लोग ना अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाते हैं, हम आगे बढ़ने को कोशिश नहीं करते हैं। कभी कभार हम डर के मारे पीछे रह जाते हैं और लोगों की बातें सुन सुन के इतना डर जाते हैं कि कदम आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं कहूंगी कदम बढ़ाओ, आगे बढ़ो, चाहे रोल कर रहे हो, चल रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ना चलना बंद मत करो, क्योंकि एक सड़क बंद हुई, दूसरी सड़क बंद हुई, तीसरी जरूर खुलेगी। हॉबीज क्या है आपकी? हॉबीज तो मैं कहूंगी कि मैं 29 साल की हूँ, लेकिन मेरे अंदर बहुत बड़ा बच्चा है। मैं कार्टून्स और एनिमे देखती हूँ और मैं एक्चुअली मार्वल कॉमिक्स से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। और अगर आप देखो तो मार्वल कॉमिक्स में एक्चुअली में आधे से ज्यादा कैरेक्टर्स जो बने हुए हैं, अगर आप उनकी एंगुलेशन देखोगे तो स्ट्रगल से आता है। वो बहुत मोटिवेटिंग लगता है, बट वो एंगल अब समझ में आने लगा है। बट हाँ, मैं ये एक मेरा एक हॉबी है। ऑन दी अदर हैंड मैं स्केचिंग करती हूँ, मैं वॉल आर्ट्स कर चुकी हूँ, एक्रिलिक पेंट्स, मैं अपने मीडियम्स बदलती रहती हूँ। बट आर्ट इज माई हीलिंग, आर्ट इज माई थेरेपी, आर्ट इज माई लव। एंड हु इज माई रोल मॉडल? Okay. My role model is actually an actress, Kajol. And I love her because of her simplicity. आप अगर उस लेडी की मूवीज देखेंगे तो आपको देखेगा she actually gets into her role. वो एक प्रॉपर इंडियन ब्यूटी की स्टैंडर्ड है। She has a dark skin and she's never been scared of that. वो अपने आप को बहुत पोर्ट्रे करती है। वो बिल्कुल वही, बिल्कुल अपने आप को जैसी है वैसी ही पोर्ट्रे करती है। चलिए अगले सवाल का ऑनेस्ट आंसर। अगर आपको एक दिन काजल से मिलने की अपॉर्चुनिटी मिले, आपकी मीटिंग फिक्स हो जाए, एट द सेम टाइम एक शख्स जो क्रॉनिक पेन से जूझ रहा है उसको आपकी बहुत जरूरत हो, दोनों में से क्या चूज करोगे? क्रॉनिक पेन। ऑनेस्ट आंसर है? बिल्कुल, सोचने की जरूरत नहीं है। एक मैं थोड़ा सीरियस सवाल पूछना चाहता हूँ, थोड़ा इससे हट के। इंडियन सोसाइटी है, जैसे हम बहुत सारी बातें हमने एटीट्यूड को लेके की और वो सही है, अभी भी वैसे का वैसे ही है, थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन अभी भी काफी दिक्कतें हैं एटीट्यूड को लेके। जैसे आप हैं तो आपने अपनी बात को रख रही हैं, आप लोगों के लिए काम कर रही हैं, तो कभी माइंड में नहीं आया कि जैसे बहुत सारे लोग अपनी इसको हाइड करते हैं, कल को मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम आ सकती है, जब पेरेंट्स ने कभी रोका, हाउ डू यू मैनेज दैट? फॉर माई सेल्फ और फॉर अदर्स? दोनों के लिए मैं पूछ रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हाइड नहीं करते, जैसे आपने खुद भी बताया कि सोसाइटी ऐसी है, तो आपको पर्टिकुलरली अपने बारे में ऐसा नहीं था डर? दानिश, ये आपने क्वेश्चन रख के अच्छा किया। मैट्रिमोनी एक एक्चुअली में काफी अच्छा क्वेश्चन है। उससे पहले मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जो मतलब कुछ समय पहले मेरा एक दोस्त था, तो उसकी शादी की बात शुरू हुई थी, तो उसने शादी.com पे प्रोफाइल बनाया, तो मैं भी देख रही थी वो प्रोफाइल, और मैंने प्रोफाइल स्क्रॉल करते करते एक कैटेगरी मिली हैंडीकैप, और मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा उस कैटेगरी को देख के। और मैं क्वेश्चन पूछना चाहती थी, हम दिव्यांग जन, डिसेबिलिटी, विकलांग लोग बहुत सारे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लीज मुझे ये बताओ हैंडीकैप वर्ड क्या होता है, और ये शब्द अभी भी क्यों इस्तेमाल हो रहा है मैट्रिमोनियल साइट्स में। और रही बात मैट्रिमोनी की, देखिए जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो बिना शादी करे भी अपनी जिंदगी में खुश रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई बीमारी है या आप विकलांग हो तो आपकी जिंदगी में कोई इंसान आएगा नहीं। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, हम मिलेंगे नहीं लोगों से, हमें पता नहीं चलेगा। कभी कभार हम सोचते हैं कि कोई हमें पसंद नहीं करेगा, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि आपके बगल में बैठा हुआ इंसान ही आपको पसंद करता है, बस आप देख नहीं रहे। छुपा के क्या करोगे? झूठ बोलने से क्या मिलता है?
कुछ नहीं मिलता। झूठ पर बढ़ते जाते एक दिन तुम अपनी पूरी जिंदगी झूठ पे बना देते हो। एक बार सच बोल के और जो तुम हो उसी तरह जी के देखो ना, जिंदगी आसान बन जाती है। हर कोई इस दुनिया में अकेले आता है, ठीक है? तुम अपना पाथ खुद बनाते हो। तो अब तुम झूठ बोल के बना रहे हो या सच बोल के बना रहे हो वो तुम सोच रहे हो, लेकिन एक बार कोशिश करो ना कि जैसे तुम हो वैसे आगे चल के देखो। ये सही कहा अनुवा जी आपने। और हैंडीकैप शब्द ये बैन कर दिया गया है और पिंचा सर ने इसके लिए काफी आवाज उठाई थी, लेकिन बात आ जाके वही आती है कि इसके लिए हमें ही उनको लिखना पड़ेगा और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि आप आज की डेट में टर्मिनोलॉजी एक बड़ा इशू है लोगों को सेंसिटाइज करने का। अमेरिका में काफी इसके ऊपर रिपोर्ट्स आई हैं, यूएनओ ने भी इसका संज्ञान लिया है। और जो यूनाइटेड नेशन की लास्ट मीटिंग हुई थी जो कमेटी की, तो उसमें उन्होंने ये रिकमेंडेशन भी दी थी कि भैया आप दिव्यांग शब्द को भी हटाएं। जो यूएनओ ने, जो यूनाइटेड नेशन ने, जो यूएनसीआरपीडी में है, तो आप उसी टर्मिनोलॉजी को आगे बढ़ाएं। तो ये एक वैलिड पॉइंट है, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल लोगों को समझना चाहिए और हम लोगों को उनको लिखना चाहिए, तो चीजें हल हो सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग दिस पॉइंट। थैंक यू सो मच अनुवा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमने काफी चीजों के ऊपर बात की और आगे भी करते रहेंगे। और हाँ जी, ये क्रॉनिक पेन एक ऐसा इशू है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है और लोगों को समझ नहीं आता। आपने बहुत सरल शब्दों में बताया और कैसे लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं, इसके बारे में आपने बात रखी। थैंक यू सो मच अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स प्लेजर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो जी फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे थे अनुवा जी से जो क्रॉनिक पेन इंडिया को चला रही हैं। उन्होंने काफी बातें शेयर की और अपने जो आप हैं बी रियल, ये मैं भी आपको कहता हूँ कि ये एक मंत्र है। आप किससे भागना चाहते हो, अपने आप से आप नहीं भाग सकते। एट द एंड ऑफ द डे आपको फेस करना पड़ेगा अपने आप को, सच्चाई को। आगे बढ़े, अपनी डिसेबिलिटी को हाइड ना करें, एक बार बाहर आइए, देखिए काफी चीजें हमारे लिए है, हम कर सकते हैं। वी कैन एंजॉय लाइफ को, एंजॉय कीजिए। और जिनको भी ये प्रॉब्लम है वो अनुवा जी के साथ बात कर सकते हैं, उन्होंने अपना नंबर दिया इस शो में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को काफी इंस्पिरेशन मिलेगी। अगले सप्ताह मैं फिर मिलूंगा किसी और पर्सनैलिटी के साथ, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो उड़ाना, फ्लाइट ऑफ लाइफ। गुड नाइट।